सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। नमस्ते छात्रों, सुधागढ़ विद्या संकुल कलम्बोली में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं आपके लिए एक शैक्षणिक पाठ लेकर आई हूँ और ये पाठ कक्षा 10वीं विषय हिंदी, और इसमें आज हम देखने जा रहे हैं विधा पूरक पठन है। और पूरक पठन में 4 कविता क्रमांक 4 मन, कविता क्रमांक 4 मन, ये विधा है, पूरक पठन है जो हमारे पाठ्यक्रम में गद्य, पद्य और पूरक पठन, उसके साथ भाषा अध्ययन और उपयोजित लेखन, इस तरह जो विधा दी गई है, प्रकार दिए गए हैं, उनमें से ये एक विभाग है पूरक पठन। उनमें ये कविता है 4 मन। इसके कवि है विकास परिहार। ये कविता हम देखेंगे तो अलग तरह से हमें दिखाई देगी, क्योंकि ये कविता मैंने यहाँ लिखा है हाइक्यू। कविता के प्रकार होते हैं। आधुनिक कविता, पहले हमें कविता देखी तो वो सिंपल कविता थी। ये जो कविता का प्रकार है वो हाइक्यू है। कविता के प्रकार में गजल भी आती है। कविता के प्रकार में जब संत होते हैं तो उनके पद भी आते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं हाइकू, इस प्रकार की कविता विकास परिहार जी ने किस तरह लिखी है और जीवन के अनुभवों को उन्होंने इस कविता के माध्यम से किस तरह हमें प्रेरणा दी है, हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस कविता का परिचय। कविता का परिचय देखते समय पहले देखेंगे कि ये जो कविता है वो कविता, उसका नाम हमने मन, उसके कवि है विकास परिहार। यहाँ हम देख सकते हैं इनका चित्र, ये विकास परिहार जी है। इनका परिचय देखेंगे। जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनका परिचय में विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। ये जो विकास परिहार जी है वह वायुसेना में सेवा करते थे और उसके साथ साथ बाद में वो पत्रकार हो गए। और पत्रकारिता के साथ साथ रेडियो, जिसे आकाशवाणी कहा जाता है, दूरवाणी कहा जाता है, वहाँ से जुड़े, उससे जुड़े, वहाँ वो अपने जो कुछ कार्यक्रम है वो पेश करते थे। और साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए। साहित्य किसे कहते हैं हम, कि जो हम पाठ लिखते हैं, कविता लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, उसे साहित्य कहा जाता है। तो ऐसे ही साहित्य की रुचि इनमें आ गई है और विशेष रुचि होने के कारण फिर वह नाटक में या नाटक भी लिखने लगे। तो इस तरह ये जो कवि विकास परिहार जी, इन्हें हाइकू कवि भी कहा जाता है। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि ये काव्य का परिचय क्या है। काव्य का परिचय है हाइक्यू। हाइक्यू मीन्स ये जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। जापान देश में यह काव्य विधा ज्यादातर हमें दिखाई देती है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। विश्व में जितनी भी कविताएं होती है, 10 लाइन की होती है, 5 लाइन की होती है, 100 लाइन की भी हो सकती है। अलग अलग तरह की जो कविता है, जिनमें हाइक्यू प्रकार की जो कविता है वो विश्व में सबसे छोटी कविता है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइक्यू को खुले मन से स्वीकार किया है। हमारे इस भारत में जो हिंदी साहित्य जो है, इस हिंदी साहित्य में पहले जो गीति काव्य होता था, उसके बाद में आधुनिक कविता, द्विवेदी युगी कविता, अलग अलग तरह की कविता आई। लेकिन जब 5वीं सदी से हमने इस हाइक्यू प्रकार को लिया है और उससे कविता करने की शुरुआत की है। हाइकू कविता इसकी एक विशेषता होती है। क्या है विशेषता? देखो बच्चों, आप कहेंगे ये कौन सा प्रकार है? हाइकू मराठी में चारोळ्या ऐसा कहा जाता है। 3-3 लाइन की होती है और उनमें बहुत सारा सार भरा होता है। वैसे ही हिंदी में उसे हाइकू कहते हैं। ये जो हाइकू है, घना अंधेरा, घ 1 ना 2 अ 3 धे 4 रा 5 वर्ण है। पहले लाइन में 5 वर्ण आते हैं। 5 प्लस
चमकता 4, प्रकाश 3, ऐसे कुल मिला के 7 वर्ण है। तो दूसरे लाइन में दूसरे पंक्ति में 7 वर्ण आते हैं और अधिक 2 और 3 5, फिर से 5 आए। मीन्स पहले लाइन में 5, दूसरे लाइन में 7, तीसरे लाइन में 5। इसी तरह इस कविता की रचना होती है। ऐसे 3 पंक्तियों में 3 पंक्तियां और 5, 7 और 5, ऐसे 17 वर्ण के ढांचे में ये कविता लिखी जाती है और इसीलिए इसे हाइकू कविता कहते हैं, विश्व की सबसे छोटी कविता। अभी हम जो देखने वाले हैं कविता जो मन, प्रस्तुत हाइकू में कवि विकास परिहार जी ने अपने जीवन के जो अनुभव है और जीवन जीते जीते छोटे छोटे घटनाओं को अर्थवही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है कि हमें जीवन कैसे जीना है। मनुष्य का जीवन बहुत ही संघर्षमय है। तो चलो देखते हैं हम इस कविता को। मन, देखो छात्रों, ये जो कविता है इस कविता में पहले ही बता दिया है कि घना अंधेरा चमकता प्रकाश, और उसके बाद आगे कहा है और अधिक। मनुष्य का जीवन संकटों से भरा हुआ रहता है। जब हम अंधेरे में चले जाते हैं, जंगल में गुजरे हैं, अंधेरे में चले गए हैं, घना अंधेरा है और अचानक एक कीड़ा है, उसे हम जुगनू कहते हैं। उसको स्वयं का प्रकाश होता है, चमचम करता है, एक एक क्षण में चमकता है और वो चमक देखने पर हमें अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि कोई है हमारे साथ, हम अंधेरे में डरते नहीं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश, और उसके आगे कवि कहते हैं कि इस जुगनू के प्रकाश को देखकर हमें अच्छा लगता है। उसी तरह जीवन में भी अंधेरे रूपी बहुत सारे दुख आते हैं। इस दुख में हमें क्या करना चाहिए? सही लेना चाहिए, संकटों को सही लेना चाहिए और संकटों का सामना करते करते एक आशा की किरण हमें दिखाई देगी। जैसे जुगनू चमकता है, कोई ना कोई रास्ता मिलता है और हमें इसी तरह क्या करना है? आशावादी रहना है। ठीक है, आगे देखो, यह दिखाई दिया है कि रात के अंधेरे में ये पेड़ पर कैसे जुगनू चमके हुए हैं और जो कीड़ा मैंने बताया ये है, ये जुगनू ये चमका हुआ है, उसे स्वयं का प्रकाश होता है, एक एक क्षण के लिए चमकता है फिर लुप्त हो जाता है। अंधेरे में हम चले जाते हैं तभी हमें दिखाई देता है तो हमें अच्छा लगता है। अगर हम अकेले अंधेरे में गए तो हम डर जाते हैं, लेकिन थोड़ी अगर उजाले की किरण दिखाई दी तो मनुष्य को अच्छा लगता है। उसी तरह जीवन भी है, जीवन संकटों से घिरा हुआ है, लेकिन इस संकटों को पर मात करके हमें क्या करना है? आगे जाना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचना। एक सुवचन है, मीन्स कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। कर्म करोगे तो फल आपको मिलने वाला ही है। कवि ने भी इस हाइकू द्वारा वही कहा है कि करते जाओ पाने की मत सोचो। यहाँ हमें एक चित्र दिखाई दिया है, वह हमें आगे जाना है इस तरह जीवन में, वो कहाँ गिरेगी ये पता नहीं है, लेकिन हौसला है, आत्मविश्वास है। फल की अपेक्षा नहीं की है तो हम उसकी ओर जाएंगे। अगर फल की अपेक्षा करेंगे तो काम होगा क्या? हमारा नहीं होगा। तुम्हें पढ़ाई करनी है, मुझे प्रथम श्रेणी में पास होना है, अरे यही वाक्य बोलेंगे तो आप पढ़ाई नहीं करोगे। पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, आपको प्रथम श्रेणी प्राप्त हो सकती है। इसी तरह आपको क्या करना है? कर्मण्यवादी कारस्ते, काम करते करते कार्य करना है, फल की अपेक्षा नहीं करनी है। समझ में आई बात आपके? वेरी गुड। आगे हम देखते हैं, जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन? जीवन की जो नैया है वह मझधार में डोले। हम उदाहरण देंगे कि ये समंदर है, इस समंदर में ये नाव है, नाव में मनुष्य बैठा हुआ है, ये समंदर धीरे 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 अंदर गई है। मझधार मीन्स बीच का जो समंदर का हिस्सा होता है वहां चली गई है। तेज तूफान आया है, तेज तूफान आने से क्या हुआ है? वो जो नाव है वो तूफान में निगल जाती है। मनुष्य का जीवन इस समुद्र रूपी है और संकट रूपी दुख मनुष्य के जीवन में। तो हमें क्या करना है? हमारी जो जीवन नैया है, इस संकटों का सामना करते हुए उस जीवन नैया को किनारे पे लाना है, डरना नहीं है। इसी तरह कहा है कि तुम्हें कोई भी बचाने के लिए नहीं। अभी
ये जो आई हुई आपत्ति है, महामारी, कोई बचाने के लिए आया है। खुद को ही बचाना है। जो कोरोना है, खुद को ही बचाना है। इसी तरह कोई संभलेगा नहीं, हमें हमारा जीवन खुद को ही संभलना है। यह कवि ने इस हाइकू के द्वारा कहा गया है। आगे, रंग बिरंगे रंग लेकर आया फागुन। इसी तरह दुख आते हैं, हम देखते हैं प्रकृति, जो प्रकृति से प्यार करता है, उसकी सौंदर्यता को देखता है तो पता चलेगा। जैसे कि बहुत सारे ऋतु होते हैं, वसंत ऋतु सबका प्रिय होता है। इस वसंत ऋतु में होली का उत्सव आता है, रंगों का खेल होता है और वहाँ का माहौल भी वैसा होता है। सभी पेड़ों पर फूल ऐसे आते हैं, हरे भरे नीले पीले ऐसे फूल आते हैं और सदाबहार फूलों से भरा हुआ ये रंग बिरंगी मौसम होता है। मनुष्य के जीवन में भी ऐसा फागुन आता है। दुख करते रहे तो तुम्हारा जीवन आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तुम्हें क्या करना है? दुख के साथ साथ इन रंगों का भी मजा लेना है। फागुन के महीनों में जिस तरह मनुष्य को उत्साह देते हैं, उसी तरह हमें भी क्या करना है? दुख से बाहर आकर जीवन का आनंद लेना है। हमारे जीवन में इस रंग बिरंगी मौसम आते ही रहेंगे। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता ही रहेगा। इसीलिए कवि ने कहा है कि हमें क्या करना है कि इस फागुन के रंगों की तरह हमारे जीवन में रंग लाना है। नेक्स्ट, आगे कवि कहते हैं, कांटों के बीच खिला फूल, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि कहते हैं कि आपने बगीचा में देखा होगा बहुत सारे कांटों में फूल होते हैं। यहाँ गुलाब का फूल दिखाई गया है और गुलाब के फूल के टहनी को छोटे छोटे कांटे होते हैं। अगर आपने उस फूल को टच करने को गए, फूल अगर कांटा हाथ में लगा तो कांटा चुभता है। कांटा चुभने के बाद भी अगर फूल प्रिय है तो हम फूल लेते हैं। उसी तरह जीवन में दुख की तरह बहुत सारे कांटे होते हैं और इन दुखों को सहकर ही हमारा जीवन आगे फूल की तरह मुस्कुराने लगता है। ये फूल भी ऐसा होता है, वो कांटों में ही खिलता है और सबको प्रेरणा देता है कि देखो मैं ये कांटे मुझे चुभ रहे हैं, फिर भी मैं दूसरों को आनंद देता हूँ। हमें भी इसी तरह दुख रूपी कांटे सहकर फूल की तरह मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में आगे जाना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा इस शब्द का अर्थ है कि मन में घोर निराशा होती है मनुष्य के जीवन में। कभी कभी देखो कुछ ऐसा कुछ हो गया कि दुख हो गया कि ऐसी कुछ घटनाएं घटित होती है तो सभी छात्रों कोई ऐसा बैठता है तो कोई ऐसा बैठता है। तो इसी तरह भीतरी कुंठा या एक चित्र दिखाया गया है, उसके मन में कुछ दुख है और उसके मन में बहुत निराशा आई हुई है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इस निराशा को उससे बाहर निकालने के लिए हमें आगे जाना चाहिए। उसका जो चेहरा है वो देखना चाहिए कि वो ऐसी क्यों बैठी है। हर एक के चेहरे पर हर एक भाव होते हैं, जैसे कि गुस्सा आया, हंसी आई, हंसते हैं, दुख हुआ, इसी तरह। लेकिन हम क्या करते हैं, दुख हुआ है फिर भी उसे पूछते नहीं। हमें मानवता की तरह उसे पूछना चाहिए। सभी एक बेंच पर बैठे हुए हो और तुम्हारा दोस्त अगर इसी तरह बैठा हुआ है तो तुम्हें उसका चेहरा पहचानने के लिए आना चाहिए। फिर वो कहेगा कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या निराशा है। तो इस निराशा से आशावादी युग को प्रेरणा देनी चाहिए, ऐसा कवि ने इस हाइकू के माध्यम से कहा है। आगे हम देखेंगे, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। समुंदर का जल मीन्स पानी, समुंदर का जल खारा होता है और विषाद मीन्स दुख। अभी यहाँ हम क्या लेंगे, हम जब रोते हैं, यही चित्र देखो, हम जब रोते हैं तो रोने के बाद हमारे आंखों से जो आंसू आते हैं वो खारे होते हैं। वो आंसू माने हमारे मन में आए हुए दुखों को क्या करते हैं, बाहर जाने का रास्ता देते हैं। देखो कोई भी मनुष्य हो, उसके मन में जो बातें हैं आंसू की तरह आगे बह जाते हैं। उसी तरह हमारा जीवन है, हमारे जीवन में जो दुख है, इस दुखी लोगों को हमें क्या करना चाहिए, इसी तरह हौसला देना चाहिए, सहायता देनी चाहिए। ऐसा कवि ने कहा है कि इन लोगों को तुम सदैव सहायता करो, दुख से उन्हें बाहर लाओ। इसलिए उन्होंने कहा है कि खारे जल से जो हमारे मन में जो
विषाद है, जो दुख है, वो आंसुओं के माध्यम से आता है। तो इन आंसुओं को पोंछने के लिए हमें जाना चाहिए। हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, उनको इसी तरह हमें क्या करना है, प्रेरणा देनी है, उनको हौसला देना है। आगे हम देखेंगे, मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना और है जिजीविषा। जिजीविषा जीवन की इच्छा, जीवन जीने की जो इच्छा होती है, उसी तरह मृत्यु किसी को टला नहीं है। मनुष्य का जीवन है, जन्म हो गया, उसके बाद मृत्यु आती ही होती है। हम देखते हैं कि मृत्यु का यहाँ एक प्रतीक दिखाई गया है। जीवन में हमें इस मृत्यु से डरना नहीं है, हमें क्या करना है, आगे जाना है और जीने की जो इच्छा है उसे ही आगे लेकर जाना है। हमें कभी पीछे नहीं आना कि मृत्यु होने वाली है, उसे डर कर पीछे आना है। मन में सोचो कि मृत्यु कभी ना कभी होने वाली है, लेकिन जीने की जो आकांक्षा है, यह आकांक्षा है, उसे हमें लेना ही है। मृत्यु को हंसते हंसते झेलना है, ऐसा कवि ने इस कविता के माध्यम से कहा है। नेक्स्ट, आगे देखो, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आके, आंखें। अभी यहाँ क्या दिखाई गया है, बादल है। मन की पीड़ा मीन्स मन का दुख, मन में जो दुख होता है, पहले मैंने देखा था, उसी तरह वो दुख आंसू की तरह बाहर आता है। उसी तरह जब चारों ओर घना अंधेरा छाता है, घने बादल छाते हैं, घने बादल होते हैं, वो बरस जाते हैं पानी की तरह। उसी तरह पानी मिलने के बाद हमें आनंद आता है, उसी तरह हमारे जीवन में बादल को दुख कहा गया है। और ये दुख जब हमारे जीवन में आते हैं, काले बादल जब हमारे जीवन में दुख की तरह आता है, तब जिस तरह बादल बरसते हैं, पानी बरसते हैं, उसी तरह हमारे आंखों से आंसू ओझल हो जाते हैं। मीन्स हमें जीवन में जो कुछ है, वो आगे जाना चाहिए इस बादल की तरह। जिस तरह बादल बरसता है, पहले काला होता है, फिर पानी आता है, उसी तरह हमें भी क्या करना है, संकटों का पहले सामना करना है, फिर आगे जाना है। आगे हम देखेंगे, एक रेलगाड़ी है, चलती चलती 7 पटरियां रेल की, फिर भी अलग अलग होती है। ये 2 पटरियां दिखाई गई है, आपने कभी देखा है रेल की पटरियों को? हेलो हेलो, चल ओके, चलती चलती 7 पटरियां रेल की, फिर भी अलग होती है। जैसे कि यहाँ 2 पटरियां है, ये कभी भी एक साथ नहीं रहती, अलग 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 चलती है। नदी आपने देखी है, नदी के 2 तीर है, कभी एक दूसरे से मिलते हैं क्या? कभी नहीं मिलते। जीवन भी इस रेल की पटरी की तरह है, जीवन उस नदी की तरह है। और जिस तरह ये जो पटरी कहीं भी मिलती नहीं है, उसी तरह जीवन में ये जो तो पटरियाँ है, सुख है, दुख है। और ये सुख दुख कभी भी एक साथ आते हैं क्या? नहीं। लेकिन ये जीवन रूपी रेल इन दोनों पटरियों पर चलती है। हमारा जीवन भी सुख दुख रूपी पटरियों पर चलता है। अगर ये सुख नहीं है, फिर भी जीवन आगे जी सकते हैं क्या हम? नहीं। दुख नहीं है, फिर भी हम जीवन जी सकते हैं क्या? नहीं। जीवन में सुख और दुख ये दोनों भी चाहिए, दोनों हमारे साथ है तो हमारा जीवन अच्छा होता है। ऐसा इस रेल की पटरियों के माध्यम से 17 वर्णों में विकास परिहार जी ने ये कविता हमें स्पष्ट की है। आगे हम देखेंगे, सितारे छुपे हैं बादलों की ओट में और सूना आकाश। यहाँ आकाश है, रात को तारे चमकते हैं देखने के लिए। रात के अंधेरे में जब हम ऊपर देखते हैं तो बादलों के ओट में तारे छुपे हुए दिखाई देते हैं हमें। और ये जो तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, मानो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में भी इसी तरह ये जो अंधेरा है, ये दुख है, संकट है, बहुत सारे संकट है, लेकिन चमकते हुए तारे हमें आशा की ओर लेकर चले जाते हैं। वो आशा क्या है कि अरे तुम्हें कभी ना कभी, तुम्हें जहाँ जाना है ये तुम्हें किनारा मिलने वाला है। इसीलिए क्या करना है, कि तारों की तरह चमकना है, तुम्हें भी आगे जाकर इसी तरह अपना हौसला बढ़ाना है। अंत में आगे देखते हैं, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। यहाँ अलग तरह से हम देखेंगे कि
इस हाइकू में ये बताया गया है कि हमें क्या करना है, जो दुखी है इन दुखियों को क्या करना है, जाकर सांत्वना देनी है। हर एक को मित्र होना चाहिए, चिर परिचित लोग होने चाहिए। अगर ये समाज, ये मित्र दोस्त नहीं होंगे तो अकेला जीवन मनुष्य जी सकेगा? नहीं जी सकेगा। इसीलिए और आपको क्या करना है, ऐसे मित्रों को एक साथ करके, उन्होंने जो तुम्हें कुछ दिया है, कभी डांटते हैं तो कभी प्रेरणा देते हैं, तो ये डांट और प्रेरणा, इसे क्या करना है, तुम्हें जीवन में उसका उपयोग करना है। और जीवन में उपयोग करते हुए तुम्हें क्या करना है, इस गीतों की रचना करनी है तुम्हारे जीवन में। इसी तरह तुम्हें आगे जाना है। और अंत वाले पंक्ति में हम कहेंगे, सागर में भी रहकर मछली प्यासी रहती है। यहाँ समंदर है, उसमें एक मछली है। सागर का जल खारा होता है, वो पानी पी सकती है क्या? नहीं। तो उसे मीठा पानी पाने के लिए वह सागर के और भी अंदर चली जाने की कोशिश करती है कि मीठा पानी मिले। उसी तरह हमें भी क्या करना है, जो कुछ पाना है उस पाने के लिए बहुत आगे जाना है, कभी पीछे नहीं आना है। और जिसके पास ज़्यादा धन है और उस धन का उपयोग उसने गरीबों के लिए नहीं किया, तो इस मछली की तरह हो जाएगा कि खारे जल से वो प्यासी है, हम भी वैसे रहेंगे। तो हमारे पास जो कुछ है उसे क्या करना है, जो विपन्न है, जो गरीब है, उनकी मदद करनी चाहिए। इसी तरह इस कविता के माध्यम से विकास परिहार जी ने इस 17 वर्णों में 3-3 पंक्तियों ने जीवन की अनुभूतियों का बहुत सारा सार हमें समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों, इसी कविता की तरह तुम्हें भी जीना है और अपने जीवन में इसी तरह संकट का सामना करना है। यहाँ ये कविता खत्म होती है। नेक्स्ट, आगे देखो। इस कविता पर इस तरह के स्वाध्याय आएंगे। कृति पत्रिका में जो गद्य, पद्य, पूरक पठन है, तो ये पूरक पठन हम देख रहे हैं। तो ये पूरक पठन 4 अंकों का होता है। 2 इकाइयों में 5 पूरक पठन या 4 पूरक पठन है, तो उनमें से 2 आएंगे। तो कितनी आसान बात है, आपको ये 5 पूरक पठन अच्छी तरह से आपने पढ़ाई की तो उनमें से 2 आएंगे। और 2 पूरक पठन में आपको 4 पंक्तियाँ आएंगी कविता की, या परिच्छेद आएगा, उस पर इस तरह की कृतियाँ आएंगी। और इस कृतियों को आपको पूर्ण करना है। और इस कृतियों को 2 अंक है, और अभिव्यक्ति आएगी, अभिव्यक्ति को 2 अंक है। ऐसे कुल मिला के आपको 4 अंक है। जैसे कि अभिव्यक्ति, कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, 2 अंकों के लिए होगा। और जो कृतियाँ दी जाएगी, जिसमें कि जैसे कहा है हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसका ऋतु, जैसे फागुन, वसंत ऋतु, इसी तरह। तो ये इसी तरह की कृतियाँ 2 अंकों के लिए आएंगी। तो आपको क्या करना है, आपके कॉपी में इसी तरह ये कृतियाँ लिखनी है। कविता का भावार्थ अपने मन से लिखना है, ताकि आप परीक्षा में अच्छी तरह से लिख सके। आपको फिर से इस पाठ के लिए ये एक स्वाध्याय देती हूँ, लिखना है और मुझे भेजना है। धन्यवाद।